अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर की क्लास का फर्स्ट ईयर का की मैथ का जो चैप्टर नंबर 7 है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर ली थी। तो अब मैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट 7.2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में जो टॉपिक है वो है परमुटेशन का। तो सबसे पहले आप परमुटेशन को समझ लें और परमुटेशन के फार्मूले को समझ लें, और इस तरह परमुटेशन के फार्मूले को आपने यूज़ कैसे करना है ये समझ लें। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि परमुटेशन होता क्या है। तो परमुटेशन की डेफिनेशन में लिखता है कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कि जब हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके रखें, अरेंज करेंगे, वो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे उसको परमुटेशन कहेंगे। ठीक है, परमुटेशन क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। डिफरेंट डिस्टिंक्ट या डिफरेंट कह लें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं कि वो परमुटेशन है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि परमुटेशन के अंदर जब हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो उसमें हमें एक डेफिनेट ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है। तो आगे चल के एक टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन, और उस तकरीबन चीज़ें दोनों एक जैसी हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर लोग। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस यही है कि परमुटेशन में एक ख़ास अरेंजमेंट, ठीक है, एक ख़ास तरतीब का ख्याल रखना होता है, जबकि कॉम्बिनेशन में हमें किसी ख़ास तरतीब का ख्याल नहीं रखना होता। तो बहरहाल ये इसकी पहली डेफिनेशन है। अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अब फर्ज करें कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से हमने r को यूज करना हो, n क्या होगा? n होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और r क्या होंगे? उनमें से जितने आपने यूज करने हैं। मसलन आपके पास 10 बॉल्स हैं और आपने उसमें से 6 बॉल्स यूज करनी है, तो n की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो n टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे और r आपके पास ऑब्जेक्ट्स जितने आपने यूज करने हों। तो कहते हैं परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, इसको हम लिखते हैं npr से। एक तो तरीकाकार ये लिखने का, इसको npr, ये आपके सामने लिखा हुआ है npr। एक तो ये तरीका है परमुटेशन को लिखने का npr। दूसरा परमुटेशन को लिखने का ये तरीका है p ब्रैकेट n कॉमा r। तो ज़्यादा फेमस जो नोटेशन है वो ये है जो आपकी यूज़ की जाएगी, npr। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन जिसमें से r आपने अगर यूज़ करने हो तो उसको आप लिखेंगे npr से, और उसका फार्मूला ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि व्हेन r इज इक्वल टू जीरो, अगर अगर r की वैल्यू जीरो हो तो याद रखिएगा, तो वो बन जाएगा np0। अब n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, 2 5 6 10 11 जो मर्जी आ जाए। अगर नीचे जीरो आ जाए तो परमुटेशन का आंसर 1 होता है। ठीक है, अगर परमुटेशन में नीचे जीरो आ जाए तो आंसर 1 होता है। इसी तरह व्हेन r इज इक्वल टू n, जब r की वैल्यू n के बराबर हो जाए तो परमुटेशन बन जाएगी npn, यानी कि ऊपर और नीचे नंबर दोनों सेम होंगे। अगर ऊपर और नंबर नीचे दोनों सेम हो तो npn ये बन जाता है n फैक्टोरियल के इक्वल। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। जैसे ऊपर भी 7 हो नीचे भी 7 हो, 7p7 को आप 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये दो एक बातें अपने जहन में रखिएगा। अब एक्सरसाइज 7.2 पर आ जाते हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या आपने इनको वैल्यूएट करना है, इनको सॉल्व करना है। वैसे तो आप इनको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा यहीं पे, लेकिन आपको उसको वैल्यूएट करना भी आना चाहिए। तो फर्ज करें पहले पार्ट में जैसे उसने दिया है 10p5, इसको आपने वैल्यूएट करना है। तो अब आपके सामने n की वैल्यू जो है वो 10 होगी, r की वैल्यू 5 होगी। तो 10p5 को जब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल।
अब जब आप 10 माइनस 5 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर जो 10 फैक्टोरियल है इसको आप 5 फैक्टोरियल तो ओपन करें। 10, 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल तक इसको ओपन कर लें। ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो 10p5 का आंसर आ जाएगा 30240। इसी तरह दूसरे पार्ट में आ जाए तो लिखा हुआ है 5p2। अब n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2 है। अब आप इस पे भी फार्मूला यूज कर लें तो 5p2 बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब आपने नीचे वाले को सॉल्व करना है 5 माइनस 2 करेंगे तो नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसलिए हम 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेंगे। 5, 4, 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर लेंगे तो 5p2 आपके पास बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसका आंसर 20 आ जाएगा। तो ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में उसने दिया 7p7। अब देखें ऊपर भी नंबर 7 है, नीचे भी नंबर आपका जो है वो 7 है, दोनों सेम है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो मैंने भी यही किया क्योंकि 7p7 दोनों नंबर सेम है तो 7p7 बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5040। पार्ट नंबर 4 10p3। अब n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 3 है। अब इसका फार्मूला ओपन करें तो 10p3 तो बन जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 बनेगा। 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो आप 10 फैक्टोरियल को 7 तक ओपन कर लेंगे। 10, 9, 8 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो 10p3 आपके पास बचेगा 10, 9, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 10p3 आ गया। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, देखें ये आपका कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप जरा यहाँ पे गौर करें। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन जो आपको नजर आ रहे हैं इनके ऊपर NPR और NCR लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, आपको आपके कैलकुलेटर पे भी मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने कोई भी परमुटेशन निकालनी है तो पहले आप ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 10, फिर आप शिफ्ट दबा के मल्टीप्लाई दबाएंगे तो p लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप नीचे वाला नंबर लिखेंगे तो फिर आप इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए, लाजमी नहीं है कि इतना ज़्यादा खपने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीका है परमुटेशन को डायरेक्टली सॉल्व करने का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। अब आपने n की वैल्यू निकालनी है। पहले पार्ट में उसने दिया है NP3 इज इक्वल टू 504। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे NP3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, n की जगह पे n आ रहा है, 3 r की जगह पे 3 आ रहा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला ओपन करें जैसे कि दिया हुआ है NP3 इज इक्वल टू 504, फार्मूला ओपन करें तो बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504। अब ये जो ऊपर n फैक्टोरियल आ रहा है इसको माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 तक लेकर आए। जब ओपन करेंगे तो बनेगा n से पिछला नंबर बनेगा n माइनस 1, उससे पिछला नंबर n माइनस 2 और उससे पिछला नंबर n माइनस 3। इस पे आप रोकना चाह रहे हैं तो साथ फैक्टोरियल लगा दें। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल पे आपने रोका और नीचे भी n माइनस 3 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। अब ये जो 504 है इसको अब आपको याद रखना पड़ेगा कि अब हमने 504 को भी 3 कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। हमने इसको 504 को ऐसे 3 नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है जो कंसेक्टिव हो। तो मैंने इसको लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप फर्दर राइट हैंड साइड पे देखिए, इसको आप लिख लिया 9 9 ही रहा, 8 को लिख लिया 9 माइनस 1, 7 को लिख लिया 9 माइनस 2। अब इसको कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जहां जहां पे n आ रहा है आप देखें वहां वहां पे राइट हैंड साइड पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ n की वैल्यू क्या हो गई 9। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसने दिया 15pn इज इक्वल टू 15, 14, 13, 12, 11। अब इसमें आप कैसे n की वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो हम प्रोसेस करेंगे वो ये होगा कि आप राइट हैंड साइड को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और राइट हैंड साइड पे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आपको नजर आ रहा है आखिरी नंबर है 11। अब 11 से पिछला नंबर होगा 10, तो आपने 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये देखें कि मैंने राइट हैंड साइड पे क्या किया, मैंने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर मैंने आपको ये पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएं और आखिरी नंबर पे फैक्टोरियल हो तो फैक्टोरियल हमेशा बड़े नंबर पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 15, 14, 13, 12, 11, 10 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 15 फैक्टोरियल। नीचे 10 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा।
तो इसलिए राइट हैंड साइड पे देखें तो ये बन जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल। अब ये जो नीचे 10 फैक्टोरियल है इसको आप इस तरह से लिख लें, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 5 फैक्टोरियल। आपको पता है 15 माइनस 5 10 ही होगा। तो आप गौर कर लें, n की वैल्यू आपको नजर आ रही है कि वो अब बन गई है 15 और r की जगह पे आपके पास आ रहा है 5। ठीक है, ये r की वैल्यू है। तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 15p5। तो लेफ्ट हैंड साइड 15p एंड एज इट इज, राइट हैंड साइड को हमने लिख लिया 15p5। इसको अगर आप ओपन करें तो वापस यही बनता है। अब आप कंपेयर करें तो आपको पता चलता है भाई n की वैल्यू क्या बन रही है, n की वैल्यू हमारे पास बन रही है 5। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, np5 रेशो n-2p2 इज इक्वल टू 540 रेशो 1। सबसे पहले आपको पता है रेशो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपने इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लेना है। ये बन जाएगा np5 डिवाइडेड बाय n-2p2 इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1। अब ऊपर फार्मूला और नीचे भी फार्मूला ओपन करें। ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल। अब ऊपर n फैक्टोरियल जो आएगा उसको मैंने ओपन कर लिया n-2 तक, n-1 n-2। वैसे तो ऊपर आना था n फैक्टोरियल, लेकिन मैंने डायरेक्ट कर लिया, मैंने ऊपर n फैक्टोरियल को n-2 तक ओपन भी कर लिया है। तो n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, नीचे n-5 फैक्टोरियल एज इट इज। अब नीचे वाले का फार्मूला ओपन करेंगे तो बन जाएगा n-2 फैक्टोरियल और n-2 n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि ये n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा n इंटू n-1 ओवर n-5 फैक्टोरियल ओवर, अब ये जो नीचे n-4 फैक्टोरियल लिखा हुआ था, ऊपर तो 1 रह गया क्योंकि वो कैंसिल हो गया है। इसको हमने एक और प्रीवियस नंबर तक ओपन कर लिया, n-4 था, मैंने इसको n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल लिख लिया। इसका फायदा क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा n इंटू n-1 ओवर 1 ओवर n-4। ये n-4 ऊपर चला जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-4 इज इक्वल टू 540। अब आपने 540 को भी इस तरह से 3 नंबर्स में डिवाइड कन्वर्ट करना है कि पहले 2 नंबर्स में 1 का डिफरेंस हो और इस नंबर में 3 का डिफरेंस हो इसकी निस्बत। यहाँ पे n है तो यहाँ पे इसका और इसका देखें, इसके दरमियान कितना फ़र्क है, इतना ही आखिरी नंबर में 540 का फ़र्क होना चाहिए। तो n इंटू n-1 इंटू n-4 को मैंने लिख लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 10 और 9 में 1 का डिफरेंस है, जबकि 10 और 6 में कितना डिफरेंस है, 4 का। जैसे कि n और n-1 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन n और n-4 में कितना डिफरेंस है, 4 का। अब आप इसको इस तरह से लिख लें, n इंटू n-1 इंटू n-4 इज इक्वल टू 10। 9 को लिख लिया 10-1 और 6 को लिख लिया 10-4। अब आप कंपेयर कर लें, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ पे n आ रहा है, राइट हैंड साइड में उस जगह पे 10 आ रहा है, तो n की वैल्यू 10 बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, या आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी कि बाय डेफिनेशन से आपने प्रूव करना है कि एन पी आर बराबर होगा n इंटू n-1 पी आर -1। अब ये प्रूफ आपने राइट हैंड साइड से करना है, तो आप राइट हैंड साइड ले लें, n इंटू n-1 पी आर -1। अब परमुटेशन का फार्मूला ओपन करें, n इंटू ऊपर आ जाएगा n-1, नीचे n-r होता है ना, तो r की जगह पे r-1 आ रहा है, तो बन जाएगा n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। तो n को हमने ओपन कर लिया n-1 फैक्टोरियल तक, ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ था उसको मैंने लिख लिया n इंटू n-1 फैक्टोरियल। नीचे वाले माइनस, ये वाला जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो n-1 माइनस r+1 हो जाएगा, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा n, यहाँ पे इसको, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये n-1 फैक्टोरियल मैंने ओपन नहीं किया था, ये n को फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया था, दोबारा चलें वापस आ जाएं कि अब हम राइट हैंड साइड को ओपन करने जा रहे हैं ना, तो ये मैंने ओपन किया n-1 फैक्टोरियल, ऊपर n-1 था तो n-1 फैक्टोरियल, नीचे n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल, ये मैंने ओपन कर लिया। ये वाला n जो था ना, ये वाला मैंने असल में इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो ये बन जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r +1 फैक्टोरियल। अब +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, फैक्टोरियल ने बड़े नंबर पे n पे कन्वर्ट हो जाना है, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे रह जाएगा n-r फैक्टोरियल। ये किसका फार्मूला है, ये NPR का फार्मूला है और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया।
सेकंड पार्ट एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो सबसे पहले तो आप राइट हैंड साइड ले लें, एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। अब आप क्या करें, जो परमुटेशन का फार्मूला है उसको ओपन करें दोनों परमुटेशंस के लिए। तो पहले को जब ओपन करेंगे तो एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर फिक्टोरियल बन जाएगा, प्लस आर इंटू दूसरा परमुटेशन देख लें तो एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल आ जाएगा। अब ये बन गया एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल। इसकी मैंने अरेंजमेंट जरा चेंज की है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया है एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल। अब ये वाला माइनस जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फिक्टोरियल। अब आप देख सकते हैं कि ये वन और ये वन कैंसिल, तो एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। अब एक काम करें, ये एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू है एन माइनस आर। इसको हम इससे एक पिछली टर्म पर ले जाते हैं, यानी कि इसको हम ओपन करेंगे इसकी एक प्रीवियस टर्म तक। अब एन माइनस आर से प्रीवियस टर्म क्या होगी या वो कैसे निकालेंगे? वन माइनस करके। जब एन माइनस आर में से एक टर्म आप माइनस करके पिछली टर्म तक लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एन माइनस आर को एक प्रीवियस टर्म यानी कि उसकी पिछली टर्म तक ओपन करके साथ रोक दिया। जब मैंने रोका तो उसके साथ फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे करने का फ़ायदा क्या होगा? आप देख सकते हैं कि एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो आपने कॉमन निकाल लिया एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा वन प्लस आर ओवर एन माइनस आर। अब ब्रैकेट में एलसीएम ले लें तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये बन जाएगा एन माइनस आर प्लस आर ओवर एन माइनस आर, ये आर आर से कैंसल। तो आपके पास बचेगा एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल इंटू एन ओवर एन माइनस आर। अब इस एन को इसके साथ मिला के लिख दें और एन माइनस आर को इसके साथ मिला के लिख दें। तो एन इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फिक्टोरियल। ऊपर जो है फिक्टोरियल एन पे कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे जो फिक्टोरियल है वो एन माइनस आर पे कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंजेक्टिव टर्म्स है। तो बन जाएगा एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल और ये आपका एन पी आर का फार्मूला आ गया, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 4, कहता how many words can be formed from the letter of the following words using all letters when no letter is to be repeated। अब आपने ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनसे मजीद कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो बताने हैं। जैसे कि पहला वर्ड उसने दिया पाइथन, तो पहले तो आप काउंट करें कि पाइथन में कितने लेटर्स आ रहे हैं। 6 लेटर्स आ रहे हैं, PYTHON 6। तो ये 6 लेटर्स हैं और 6 के 6 आपने यूज़ करने हैं। तो एन की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू भी 6 हो गई। लिहाजा नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 6 क्योंकि टोटल 6 है और आपने 6 ही यूज़ करने हैं तो 6 आ गया। अब या तो आप 6 को आप 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बताया था जब ऊपर और नीचे नंबर सेम हो तो हम इसको 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लें तो 720 आ जाएगा। तो पता चला मजीद 720 वर्ड्स हम बना सकते हैं। दूसरा वर्ड है नेटवर्क, फिर आप काउंट कर लें, एन की वैल्यू 7 और आर की वैल्यू भी 7 आ गई। टोटल अल्फ़ाबेट्स भी 7 है और 7 के 7 यूज़ करने हैं, तो एन भी 7 और आर भी 7। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 7 हो गया, ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, तो आंसर आ जाएगा 5040। पार्ट 3 कंप्यूटर। अब इसमें गिन लें, एन की वैल्यू 8 है और आर की वैल्यू भी 8 है, यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स भी 8 हैं और यूज़ 8 के 8 करने, तो आर की वैल्यू भी 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएगा 8 वो बन जाएगा 8 फैक्टोरियल। ओपन कर लें, 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 40320। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर यूजिंग 2 फ्लैग्स एट अ टाइम। अब आप देख लें टोटल फ्लैग्स हैं आपके पास 6, यूज आपने कितने करने हैं 2, तो एन की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2 बन रही है। ठीक है, एन की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बन जाएंगे? 6p2। एन की जगह पे 6 और आर की जगह पे 2 कर दें तो नंबर ऑफ सिग्नल्स बन जाएगा 6p2। अब या तो आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें या सॉल्व कर लें। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। तो 6 को ओपन कर लें, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल।
तो नंबर ऑफ सिग्नल्स बन जाएगा 6 इंटू 5, नंबर ऑफ सिग्नल्स 30 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन अब 6 नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में, तो 7 क्वेश्चन पे आ जाए। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स विद ईच डिजिट इज ऑड। अब आपने 4 नंबर डिजिट बनाना है, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं आपने, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमने 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, और उसने कहा हुआ है कि डिजिट्स आपने कौन से लेने हैं, ऑड डिजिट्स लेने हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल डिजिट्स क्या होते हैं। तो टोटल डिजिट्स आपके पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके टोटल डिजिट्स हैं, ठीक है। वो कैसे पता चला, देखिए ना, जो टोटल डिजिट्स होते हैं ना वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, बाकी तो इनको मिलाने से बनते हैं। तो आपके जो टोटल डिजिट्स हैं, याद रखिएगा, टोटल डिजिट्स आपके हमेशा वो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं। तो हमारे टोटल डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक हो गया। और हमने उनमें से क्या बनाने हैं, हमने उनमें से जो और डिजिट्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो और डिजिट्स कौन से होते हैं वो अब हम आगे लिख लेते हैं। तो और डिजिट्स आपके पास आ गए जी 1 3 5 7 9। अब ज़रा देखें टोटल काउंट करें कितने हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स आपके पास बन गए 5, तो n की वैल्यू 5 होगी। और अब आपको 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। उसने खुद कहा था ना कि हमने 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो हम ये टोटल ऑड डिजिट्स 5 हैं और हमने उसमें से यूज़ 4 करने हैं। तो वी हैव टू फाइंड 4 डिजिट नंबर, सो r इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू 4 होगी। तो टोटल 5 हैं, यूज़ आपने 4 करने हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स कितने बन जाएंगे, 5p4। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो उसको ओपन कर लें, 5 4 3 2 1, नीचे 5 माइनस 4 आपको पता है 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब आप ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लें, टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन जाएंगे 120। क्वेश्चन नंबर 7 भी नहीं है, अब 8 पर आ जाएं। अब ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको ना बड़ा तवज्जो के साथ आपने समझना है, ठीक है। इसमें खास तवज्जो की ज़रूरत है। अब 8th क्वेश्चन में कहता है हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड। आपने 100 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स बनते हैं वो काउंट करने हैं, वो बताने हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स। और डिजिट्स आपने कौन से यूज करने हैं, 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन, ठीक है जी। कि आपने 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि 100 से लेके 1000 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बन सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में कहता है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, और उनमें से फिर कितने 5 पे डिवाइड होंगे, ये बताना है। पहले तो क्वेश्चन की सेंस को समझना है कि हमने 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 100 से लेके 1000 तक कितने नंबर्स बनते हैं ये बताना है। और फिर हमने बताना है कि कितने उनमें से 5 पे डिवाइड होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझना आपने। तो सबसे पहली चीज़, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बने ज़रा काउंट करें, तो वो 6 बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 6। आगे चलते हैं, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर ऑफ द फॉर्म 101 टू 999। कि 100 100 और 1000 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं ना, वो आते हैं 101 से लेकर 999 तक, विच आर 3 डिजिट नंबर्स। अब आप नोट करें 100 से लेकर 1000 तक जो नंबर्स आते हैं वो 3 डिजिट नंबर्स हैं, 101 102 103 104 चलते जाए 999 तक। तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि 100 से लेकर 1000 तक जो डिजिट्स हमने निकालने हैं वो 3 डिजिट नंबर्स बनते हैं, ठीक हो गया। ये जेन में रखना है। तो इसलिए पता चला कि हमें फिर कितने डिजिट्स यूज़ करने होंगे, हमें 3 डिजिट्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि 100 से 1000 तक जो नंबर ऑफ डिजिट्स बनते हैं वो 3 डिजिट नंबर्स बनते हैं। तो हमें आर की वैल्यू, हमें 3 डिजिट्स यूज़ करने होंगे, तो आर की वैल्यू 3 होगी। तो टोटल हो गए 6 और आर की वैल्यू हो गई 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बने जी, तो या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बने, वो बन गए 6p3। अब आपने इसको सॉल्व किया, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 को ओपन कर लिया 3 फैक्टोरियल तक, नीचे 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल बन गया था, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 654। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन जाएंगे 120। तो ये बात हमें पता चली कि 100 से लेके 1000 तक जो 3 डिजिट नंबर्स बनते हैं टोटल वो 120 बनते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि व्हेन जीरो इज एट फर्स्ट प्लेस। अब अगर 3 डिजिट नंबर में पहला नंबर जीरो हो, पहला नंबर जीरो हो, देन दे आर नॉट 3 डिजिट नंबर्स, तो ये 3 डिजिट नंबर्स नहीं बनते। अगर पहला नंबर जीरो हो तो फिर वो 2 डिजिट नंबर बनता है, ठीक हो गया।
कि अगर पहला नंबर 0 हो तो वो 2 डिजिट नंबर बनता है। तो इसलिए हमें 0 को पहली पोज़ीशन पे फ़िक्स करके जब भी आप किसी नंबर को फ़िक्स करेंगे तो वो n और r में से कम हो जाएगा। अब 0 को अगर हम पहली पोज़ीशन पे फ़िक्स कर दें तो वो 2 डिजिट नंबर बन रहा है। तो 0 को पहली पोज़ीशन पे फ़िक्स करके जितने नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे, हमें वो टोटल में से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट नंबर नहीं, वो 2 डिजिट नंबर बनते हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन 0 इज एट फर्स्ट प्लेस, वो बन जाएगा 5p2। ठीक हो गया? देखो ना, टोटल डिजिट्स थे 6 तो n में से एक कम हो गया 5, क्योंकि एक फिक्स हुआ हुआ है, और हमने यूज करने थे 3। अब फिर वही बात है, एक नंबर आपने फिक्स किया हुआ है 0, तो r में से भी एक कम हो गया, तो ये बन गया 2। तो जब आप किसी नंबर को फिक्स करेंगे तो वो टोटल और r में से, n में से और r में से कम हो जाएगा। तो जब आप 0 को पहली पोजीशन पे फिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ नंबर्स निकालने का फार्मूला बनेगा 5p2। अब आप इसको सॉल्व करें, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4। तो पता चला कि जब 0 पहली पोजीशन पर आ जाए तो नंबर ऑफ नंबर्स जो बनते हैं वो 20 बनते हैं। अब ये पता चला कि 100 से लेके 1000 तक 20 ऐसे नंबर्स बनते हैं जिनके शुरू में 0 आ रहा है, और वो 2 डिजिट नंबर्स बनते हैं। अब हमें ये टोटल में से माइनस करने पड़ेंगे, तो फिर एक्चुअल 3 डिजिट नंबर्स हमें मिलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर 120 माइनस 20। तो पता चला टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे 100। ठीक है, 120 नहीं बनेंगे, 120 में वो नंबर्स भी शामिल है जिनके शुरू में 0 आ रहा है, उसमें से वो 20 माइनस किए तो आगे 100। अब ये 100 वो नंबर्स हैं जो वाकई एक्चुअल में 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बन गए आपके पास 100। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब उसने कहा था कि आपने फिर बताना है इनमें से जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो कितने होंगे। अच्छा जी, अब इसमें पहला पॉइंट आप ये जरा गौर से सुन लें कि मल्टीपल ऑफ 5 इज अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। कि जो भी 5 का मल्टीपल होता है ना, कोई भी नंबर जो 5 का मल्टीपल होता है, आप नोट करें उसका आखिरी नंबर या तो 0 होता है या 5 होता है। अब हम 0 और 5 को दोनों को बारी बारी फिक्स करके देखते हैं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनते हैं। कि व्हेन 0 इट इज एट द लास्ट प्लेस, जब हम 0 को लास्ट प्लेस पे फिक्स कर दें तो इससे क्या बनेंगे, इससे जितने भी नंबर्स बनेंगे वो 5 के मल्टीपल होंगे। अब आपने एक नंबर को एंड पे फिक्स कर दिया है, अब आप n और r में से एक एक कम कर लें। n 6 था और r 3 था वैसे एक्चुअल सवाल में, तो अब n और r में से एक एक कम कर लें तो नंबर ऑफ नंबर्स बन जाएंगे 5p2 और इसका आंसर आ जाएगा 20। अब आप कैलकुलेटर से निकाल लें। फिर जब हम 5 को फिक्स करेंगे, व्हेन 5 इज एट द लास्ट प्लेस, अब देखिए 5 को जब आप लास्ट प्लेस पे फिक्स करेंगे तो वो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। अब आपने फिर एक नंबर 5 जो है वो लास्ट पे फिक्स किया है, तो n और r में से एक एक कम कर लें। n 6 था और r 3 था सवाल के शुरू में, तो दोनों में से एक एक कम करें तो वो भी 5p2 बनेगा। तो नंबर ऑफ नंबर्स आ गए 20। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बन गए जब जो कि 5 के मल्टीपल बनेंगे। तो व्हेन 5 इज एट लास्ट प्लेस एंड, अच्छा एक और केस भी है, एक और प्रॉब्लम भी है। ये तो आपको पता चल गया ना कि जब 0 को फिक्स किया तो 20 नंबर्स बन गए जो कि 5 के मल्टीपल हैं। जब आपने 5 को एंड पे फिक्स किया तो फिर आपके पास 20 आ गए नंबर ऑफ नंबर्स जो कि 5 के मल्टीपल हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ गई बीच में कि जब व्हेन 5 इज एट लास्ट प्लेस, जब 5 आखिरी प्लेस पर हो और 0 इज एट फर्स्ट प्लेस और 0 पहली प्लेस पर हो, देन नंबर इज नॉट 3 डिजिट नंबर, तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे ऐसे आ जाए 2 नंबर्स आर फिक्स्ड, इस केस में फिर 2 नंबर्स फिक्स होंगे। अब देखें ना, 0 अगर पहले नंबर पे आ जाए और 5 आखिरी नंबर पे आ जाए तो क्या ये 3 डिजिट नंबर बनेगा? ये मल्टीपल ऑफ 5 तो बनेगा लेकिन 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ठीक हो गया? ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं ना। एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है कि आपने 3 डिजिट नंबर्स ही निकालने हैं, 5 के मल्टीपल भी जो निकालने हैं वो भी 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब जब 0 पहली पोजीशन पर आ जाए और 5 आखिरी पोजीशन पर आ जाए तो ये 5 का मल्टीपल तो बनेगा, ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो इस केस में फिर हमने कितने नंबर फिक्स किए, एक 0 और एक 5। तो इस केस में जो नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे वो कैसे निकालेंगे? अब n में से भी 2 कम कर दें और r में से भी 2 कम कर दें, यानी कि टोटल नंबर थे 6, 2 कम कर दें तो 4 हो गया। और हम r यानी कि हम जो यूज कर रहे थे वो 3 थे, उसमें से भी 2 कम कर दे तो 1 हो गया। तो नंबर ऑफ नंबर्स बन गए 4p1, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनके शुरू में 0 आ रहा है, 5 के मल्टीपल तो हैं लेकिन वो 0, उनके स्टार्ट में 0 आ रहा है और वो 3 डिजिट नंबर्स नहीं है। तो ये जो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हमारे पास आ रहे थे ना, 20 और 20, उसमें से ये 4 माइनस करने पड़ेंगे, फिर 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे जो 5 के मल्टीपल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 वो बन गए 20 प्लस 20 माइनस 4, तो पता चला 36 नंबर बनेंगे जो 3 डिजिट नंबर भी होंगे और 5 के मल्टीपल भी होंगे।
ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। अब जेन में रखना कि आपने 5 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, जिनको इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बनाना है। अब वो नंबर हैं 1 2 4 6 8, ये भी 5 ही हैं, तो ये 5 नंबर है और आपने 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। पहले पार्ट में क्या कहता है, व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कि जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ साथ होंगे। एंड व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो पहले तो आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमें दिए हुए 5, तो एन की वैल्यू 5 होगी और हमने वो सारे यूज करने, तो आर की वैल्यू भी 5 होगी। अच्छा जी, व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ 28, अब जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ होंगे 28 की शक्ल में, तो फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे। अब देखो 28, 2 और 8 मिलके एक नंबर बन चुका है, ठीक है। वैसे टोटल 5 थे, अब क्या हुआ कि 2 और 8 मिलके एक नंबर बन चुका है। जब भी ऐसा होगा कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मिला देंगे, तो फिर उस केस में भी आप एन और में से और आर में से एक वैल्यू कम कर देंगे। अब 2 और 8 मिलकर 28 एक नंबर बन चुका है, इकट्ठा कर दिया है, तो 28 एक नंबर बन गया, ठीक हो गया। अब आगे आप काउंट कर ले कितनी प्लेसेस रहेगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो देख रहे हैं, वैसे तो 5 थे लेकिन 28 मिलके एक नंबर बन गया, तो अब कितनी प्लेसेस आ गई हैं, 4। तो फिर इस केस में नंबर ऑफ नंबर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा, 4p4, ठीक हो गया। नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे 4p4, एन में से भी एक कम हो गया, आर में से भी एक कम हो गया, ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल और आंसर आ जाएगा 4 3 2 1, नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे 24। अब ये भी तो हो सकता है कि व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ 82। अब 28 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ हैं, तो 82 एक ऐसा नंबर है उसमें भी तो 2 और 8 एक दूसरे के साथ ही हैं, तो 82 की फॉर्म में भी 2 और 8 एक दूसरे के साथ हैं। तो हमने 2 और 8 को मिला के 82 एक नंबर बना दिया। अब देखें फिर कितनी प्लेसेस बन गई आपके पास, 1 2 3 4। तो जब 28 की शक्ल में वो नंबर थे तो नंबर ऑफ नंबर्स बने थे 4p4। अब 82 की शक्ल में जब वो नंबर इकट्ठे किए तो नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, फिर 4p4, तो आंसर आ जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ होंगे वो होंगे 24 प्लस 24 48। तो पता चला 48 ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें 2 और 8 28 की शक्ल में भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं और 82 की शक्ल में भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में कहते हैं व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, तो अब हम क्या करेंगे। अब हमें ये तो पता चल चुका है ना कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो 48 नंबर्स बनते हैं, पिछले पार्ट में आप देखें। तो जब वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे ये कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल के उसमें से ये 48 माइनस कर देंगे, तो वो नंबर बचेंगे जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो हम टोटल नंबर ऑफ नंबर्स निकाल लेते हैं। तो वैसे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनते हैं, अब देखें 5 नंबर्स हमें दिए हुए थे और 5 डिजिट नंबर ही हमने बनाने थे। एन की वैल्यू भी 5, आर की वैल्यू भी 5, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन गए 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे 5 4 3 2 1, आंसर आ जाएगा 120। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं वो जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ थे, तो कौन से बचेंगे जब 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं थे। तो नंबर ऑफ नंबर्स व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, वो बन जाएगा 120, यानी कि टोटल माइनस 48 इज इक्वल टू 72। तो हमने टोटल में से वो जो 7 थे, तो 48 नंबर्स बनते थे, वो माइनस किए, तो हमारे पास 72 आ गई, यानी कि 72 नंबर्स ऐसे बनेंगे जिसमें 2 और 8 एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। तो ये इसका पार्ट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। अब हमने इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं, सारे डिजिट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो डिजिट्स देखें आपको दिए हुए 2 3 5 7 9, तो टोटल डिजिट्स हो गए आपके पास 5, काउंट कर लें 2 3 5 7 9, जब आप काउंट करेंगे तो एन की वैल्यू 5 आ गई। यूज आपने सारे करने, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि जो 5 के मल्टीपल होंगे, पहले भी डिस्कस हुआ कि जो 5 के मल्टीपल होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके एंड पे 0 या 5 होता है। अब आप देखें जो उसने हमें नंबर दिए उसमें 0 तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया, लेकिन उसमें 5 तो आ रहा है। इसका मतलब इन नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें 5 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो हमें 5 को एंड पे फिक्स करना होगा। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज अ नंबर हुज लास्ट डिजिट विल बी 5। जो 5 का मल्टीपल नंबर होगा वह ऐसा नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा, और इसकी शक्ल इस तरह से बनेगी कि लास्ट पे 5 आप फिक्स कर दें, 5 इज फिक्स्ड एज द लास्ट प्लेस। अब ये फिक्स हो गया, इसको काउंट ही ना करें, पीछे कितनी प्लेसेस रहेगी, 1 2 3 4।
तो नंबर ऑफ नंबर्स फिर कितने बनेंगे 4p4। तो नंबर ऑफ नंबर्स बन गए 4p4 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो 4 3 2 1 करें तो पता चला नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास या नंबर ऑफ नंबर्स बेसिकली आपके पास 24 बनेंगे। ये क्वेश्चन 12 हो गया। फिर क्वेश्चन 13 है, इन हाउ मेनी वेज 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 बुक्स इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। कि हमारे पास टोटल 8 बुक्स हैं जिसमें से 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, उनको हमने एक शेल्फ पे अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि इंग्लिश बुक्स कभी भी एक दूसरे के साथ ना हो। तो सबसे पहले बात तो ये है कि टोटल बुक्स हमारे पास कितनी थी 8। टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट इज n, वो हो गया आपके पास 8। अच्छा, सबसे पहले अब ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, याद है आपने 2 और 8 वाला क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर। सबसे पहले हम ये निकालेंगे वो नंबर, वो अरेंजमेंट्स निकालेंगे जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी होंगी। फिर उसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगे जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी नहीं होंगी। ये इजी अप्रोच यही है। तो सबसे पहले तो आप फर्ज कर लें कि E1 E2 ये दो इंग्लिश की बुक्स हैं और B1 B2 B3 B4 B5 B6 ये आपकी दूसरी बुक्स हैं। ठीक हो गया जी। अब पहला केस, व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ E1 E2, कि जब इंग्लिश की बुक्स E1 E2 की फॉर्म में इकट्ठी होंगी। अब E1 E2 आपने मिला लिया, ठीक हो गया। मिलाने के बाद अब देखिए टोटल प्लेसेस कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 बुक्स थी। लेकिन आपने E1 और E2 को मिला लिया। मैंने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आप मिलाएंगे तो N और R में से एक एक कम हो जाएगा और आप यहाँ से प्लेसेस काउंट भी कर सकते हैं। E1 E2 मिलके एक प्लेस के अंदर आ गई, बाकी आपके पास बची 6। तो 6 और 1 7। अब नंबर ऑफ प्लेसेस जो बनी है 7 है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी फिर 7p7। तो वो वैसे तो टोटल 8 थी, 8p8 होना चाहिए था, लेकिन आपने इंग्लिश की बुक्स को इकट्ठा कर दिया तो वो एक एक कम हो जाएगा, N में से भी और R में से भी। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगी 7p7, वो 7 फैक्टोरियल आ गया। सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 5040। तो E1 E2 की फॉर्म में अगर हम इंग्लिश बुक्स को इकट्ठा करके अरेंजमेंट लगाएं तो 5040 अरेंजमेंट्स बनती हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ E2 E1, E2 E1 की फॉर्म में भी तो हम उन दोनों बुक्स को इकट्ठा कर सकते हैं। अब फिर आपने दोनों इंग्लिश की बुक्स को इकट्ठा किया, लेकिन अब E2 E1 की फॉर्म में इकट्ठा किया है। तो फिर आपने E2 E1 को जब इकट्ठा किया, काउंट भी कर लें, नंबर ऑफ प्लेसेस आपके पास 7 बनती हैं। और इसके अलावा बताया आपको कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करेंगे तो N और R में से एक एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस केस में भी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी वो 7p7 बनेगी और इसका आंसर 5040 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी होंगी तो वो कितनी बन जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर टुगेदर 5040 प्लस 5040 आंसर आ जाएगा 10080। ठीक हो गया। अब ये वो अरेंजमेंट्स आई हैं जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी हैं। ठीक हो गया। अब हम निकालना तो ये चाह रहे हैं ना कि जब इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं है तो उसके लिए पहले आप निकाल लें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो वैसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर आपने निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल देखें ना, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 8 थी। तो इस केस में अगर आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना चाहेंगे तो वो 8p8 बनेगा, 8 फैक्टोरियल के। और इसको सॉल्व करेंगे तो 8765432 आंसर आ जाएगा 40320। अब ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ गई। इससे पहले आपने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाली थी जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी थी, उसको आप टोटल में से माइनस करें तो बचेंगी वो जिसमें इंग्लिश बुक्स इकट्ठी नहीं है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नॉट टुगेदर, तो टोटल में से 40320 में से माइनस कर दे 10080, आंसर आ जाएगा 30240। ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of arrangements of 3 different books on English and 5 different books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subjects are together। अब ना ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम यूज़ करेंगे। कहता है कि आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट इंग्लिश की बुक्स हैं, 5 डिफरेंट उर्दू की बुक्स हैं। आपने उनको शेल्फ पे इस तरह से प्लेस करना है कि सेम ऑब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट की जो बुक है वो इकट्ठी रहें। ठीक हो गया जी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बन गई, 5 और 3 8, टोटल नंबर ऑफ बुक्स होगी 8। ये आपके पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गई। इंग्लिश बुक्स हैं 3 और उर्दू बुक्स है 5। अच्छा जी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन बुक्स आर ऑफ द फॉर्म, जब बुक्स की फॉर्म कुछ इस तरह से होगी कि इंग्लिश बुक्स पहले लिख लें उर्दू बुक्स बाद में। E1 E2 E3 ये पहले इंग्लिश की बुक्स आ गई, U1 U2 U3 U4 U5 ये उर्दू की बुक्स बाद में आ गई। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसके इक्वल होंगी, तो पहले इंग्लिश की परमुटेशन लिखें, 3 इंग्लिश की बुक्स हैं, तीनों की तीनों यूज करनी है 3p3
मल्टीप्लाई बाय 5 उर्दू की बुक्स हैं, पांचों की पांचों यूज़ करनी है, 5p5। इसको अब आप सॉल्व कर लें, 3p3 6 आ जाएगा कैलकुलेटर से, 5p5 120 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। दूसरा केस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन बुक्स आर ऑफ द फॉर्म, पहले उर्दू की बुक्स लें और फिर इंग्लिश की बुक्स लें, तो फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। तो पहले उर्दू की आ गई U1 U2 U3 U4 U5 और फिर इंग्लिश की आ गई E1 E2 E3। तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे बनेंगी, अब 5 पहले उर्दू की बुक्स की आएगी, 5 बुक्स थी, पांचों की पांचों यूज़ करनी है, 5p5 मल्टीप्लाई बाय, फिर इंग्लिश की बुक्स आ जाएंगी, 3 थी, तीनों की तीनों यूज़ करनी है, 3p3। सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू 6, इसका आंसर भी 720 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फिर कितनी बनेगी, इनको ऐड कर लें। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएगा 720 प्लस 720 विच इज इक्वल टू 1440। ये आपका क्वेश्चन 14 हो गया। क्वेश्चन 15, in how many ways can 5 boys and 4 girls can be seated on a bench so that girls and boys occupy alternative seats। अब आपने 5 लड़के और 4 लड़कियों को एक बेंच पे बिठाना है इस तरह से कि जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो अल्टरनेटिव सीट्स जो है ना उसके ऊपर आए, एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, इस तरह से। अब वो हम देखते हैं किस तरह से होगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसके इक्वल होगी, ये वहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, शॉर्टकट है वो, बेसिकली जो शॉर्ट मेथड है इसका वो यही होगा कि लड़के से शुरू करें। 5 टोटल बॉयज थे तो 5p1, आपने 5 में से एक लड़के को बिठा दिया, पहले ये लड़कों की अरेंजमेंट आ गई, फिर लड़कियों की बारी। 4 लड़कियां थी, 4p, उसमें से एक 1 एक बिठा दिया, तो ये पहले बॉयज आ गए, ये गर्ल्स आ गई, अब फिर बॉयज आएंगे। अब बॉयज के केस में बन जाएगा 4p1, पहले आया था 5p1, अब आया 4p1, क्योंकि एक लड़का आप बिठा चुके हैं तो अब पीछे 4 लड़के रह गए ना 5 में से, तो 4p1 हो गया। अब फिर गर्ल्स की बारी, तो गर्ल्स 4 थी, एक आप बिठा चुके तो 3p1 होगी। फिर बॉयज की बारी, अब फिर आप एक लड़का बिठा चुके थे, 4 रह गए थे तो 3p1। फिर गर्ल्स की बारी, गर्ल्स अब आपकी 2 रह गई तो 2p1। फिर बॉयज की बारी, तो लड़का एक और, पहले एक और भी आप बिठा चुके थे, 2p1 हो गया। फिर गर्ल्स की बारी, तो लड़की आप एक और बिठा चुके थे तो 1p1। फिर बॉयज़ की बारी, तो 1p1। अब आप इनको सॉल्व कर लें, या एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तो ये तरीकाकार है कि आप इस तरह से लिख लें, दूसरा तरीकाकार ये होगा कि आप लड़कों और लड़कियों की अरेंजमेंट्स को की जो परमुटेशन है उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन जाएगी 5p5 इंटू 4p4। 5 लड़के थे, पांचों के पांचों की आपने अरेंजमेंट करनी है, 4 लड़कियां थी, चारों के चारों की आपने अरेंजमेंट करनी है। तो 5p5 इंटू 4p4 सॉल्व कर लें, 120 इंटू 24 आंसर आ जाएगा 2880। ये क्वेश्चन 15 हो गया। तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा लें, मेरे ख्याल से नीचे वाला ज़्यादा ईजी है। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।